हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर आप किसी रेजिस्टिव और इंडक्टिव या फिर प्रतिरोध और प्रेरकत्व जैसे लोड पर एसी सप्लाई देंगे तो उनका वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस वगैरह कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके घरों में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में 3 तरह के लोड पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक रेजिस्टिव लोड पाया जाता है, इंडक्टिव लोड पाया जाता है और कैपेसिटिव लोड। अब जरूरी नहीं है कि घरों में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव से ही बना हुआ लोड हो, आपका कॉम्बिनेशन में भी लोड पाए जाते हैं, जैसे कि आरएल लोड, रेजिस्टिव और इंडक्टिव, ये दोनों मिलाकर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देना चाहूंगी कि आपने घरों पे फैन देखा होगा जो छत पे लगा रहता है, उसमें मोटर लगा रहता है। मोटर आपको क्या है? एक इंडक्टिव लोड है। और उसी में एक कंडेंसर लगा रहता है जिसे हम कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर आपको किस तरह से काम करे? कैपेसिटिव लोड। तो ये क्या, ये कॉम्बिनेशन में हो गया। तो इसी तरह बहुत से ऐसे घरों में डिवाइस और इक्विपमेंट्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन से मिलकर बने रहते हैं। तो इन कॉम्बिनेशन से मिले हुए इक्विपमेंट का हमें वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस वगैरह पता होना चाहिए ताकि हम इनका पावर फाइंड कर सके इजिली कि कितनी इक्विपमेंट कितना खपत कर रही है, कितनी पावर को यूटिलाइज करिए। वही चीज़ आज हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सर्किट दिखाया है। इस सर्किट में मैंने 2 तरह के लोड लिए। एक रेजिस्टिव लोड लिए जिसे हम इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और उसको श्रेणी में या सीरीज में हमने एक इंडक्टिव लोड को कनेक्ट कर दिया जैसे कि एल। और इन दोनों लोड को ले जाकर मैंने एक एसी सप्लाई दी। इस आपको तो पता ही है घरों में कौन सी सप्लाई थी? एसी सप्लाई आती है। और एसी कैसी होती है? प्रत्यावर्ती राशि जिसे हम लोग बोलते हैं। इसकी अगर इक्वेशन बतानी हो तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। रेजिस्टिव लोड है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिव लोड में अगर आप कोई वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो उसमें जो करंट प्रवाहित होगी या करंट फ्लो होगी वो हमेशा वोल्टेज के साथ साथ जाएगी। जिस पॉइंट से वोल्टेज निकलेगा उसी पॉइंट से करंट निकलेगी। दोनों ही एक साथ चलती, दोनों एक ही फेज में रहती हैं, रेजिस्टिव लोड। तो इसका मतलब तो ये हो गया। अब जो इंडक्टिव लोड यहाँ लगा, इंडक्टिव लोड इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इंडक्टिव लोड या प्रेरकत्व परिपथ अगर होगा और अगर आप उसमें वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं जो कि V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो इसमें क्या रहता था? करंट थोड़ी देर बाद आती थी। आपने वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज के कुछ समय बाद करंट आती थी। जो करंट की इक्वेशन बनती थी वो क्या बनती थी? I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -90। -90 ये दिखा रही होती है, ये शो कर रही होती है कि इसमें जो ये करंट आई है वो लेट आ रही, धीरे आ रही, पीछे है। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को लेकर हम पूरा फेजर डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि फेजर डायग्राम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, यानी कि कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जिसको लेकर हम सारी चीजें नापते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट के लिए करंट ले लिया। हमने करंट को इस फेजर के थ्रू या इस वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका करंट हो गई। ठीक है। अब रेजिस्टिव लोड के पास आते हैं। रेजिस्टिव लोड में वोल्टेज कैसा होता है? करंट के साथ साथ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसा वोल्टेज होगा वैसे ही करंट होगी। तो आप इस डायग्राम में बताइए कि वोल्टेज कहाँ बनेगा? इस करंट के ऊपर तो बनेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे VR से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो VR क्या है? VR जो है रेजिस्टिव लोड के 2 सिरों के बीच का वोल्टेज। यहाँ पे जो भी लोड लगा हो, मान लीजिए हीटर लगा, हीटर के जो 2 सिरे होंगे उन 2 सिरों के बीच जो वोल्टेज आ रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, उसे हम VR बोल रहे हैं। उसी तरह VL क्या है? इंडक्टिव लोड। मान लीजिए कोई मोटर यहाँ लगा है, उस मोटर के 2 सिरे होंगे, उन 2 सिरों के बीच जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो VL नाम हमने दे दिया। तो हमने इस फेजर डायग्राम के थ्रू इस रेजिस्टिव लोड का तो फेजर डायग्राम बना लिया। ठीक है। आई और VR साथ में बन गए। अब आती इंडक्टिव लोड की बारी। इंडक्टिव लोड में हमने क्या बताया? करंट हमेशा पीछे रहती वोल्टेज से। वोल्टेज मतलब हमेशा आगे रहेगी। हमें हमेशा फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अब आप देखिए, और क्या बताया? 90 डिग्री। तो अगर आप मान लीजिए 90 डिग्री एक वोल्टेज नीचे की तरफ बनाते और आप इस डायरेक्शन में चलते, तो करंट क्या है? पहले आ रही है, फिर बाद में वोल्टेज आ रहा है। ये तो गलत हो रहा है। मतलब क्या है? आपको इसका वेक्टर कहाँ बनाना रहेगा? इस ऊपर वाली साइड में बनाना है। और कितनी? ठीक 90 डिग्री पे बनाना है। यही तो दिखाया है इसमें, -90 डिग्री।
तो आपका VL ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, इंडक्टिव लोड का। अब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले वोल्टेज आ रहा है इंडक्टर का, फिर करंट आ रही है। तो ये RL सर्किट का फेजर डायग्राम बन गया। फिर फेजर डायग्राम में देखिए ये जो VL दिख रहा है ये सेम डिस्टेंस तो यही होगी, तो हमने यहाँ पे VL लिख दिया, इस वाली चीज को उठा के पूरा यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये इतना करा। फिर ये जो वोल्टेज दे रहे हैं आप, मेन वोल्टेज है, यही तो वोल्टेज आप अप्लाई करें, इसे हम रिजल्टेंट वोल्टेज बोलते हैं, जो कि वेक्टर डायग्राम में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्टेंट वाली चीजों को बीच से रिप्रेजेंट, दो चीज का अगर मैं रिजल्टेंट दिखाना रहता तो बिल्कुल सेंटर से लाइन दिखाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज, जो कि ये है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री वाला एक कोण बन रहा है। तो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उस थ्योरम के हिसाब से क्या था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, मतलब लंबवत के स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, मतलब आपका जो ये बेस होगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, इस ट्राइंगल को लेकर हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया V², मतलब आपकी ये जो दिया गया V² हो इक्वल टू लंबवत का स्क्वायर VL², और ये आपका जो नीचे जमीन जो दी है उसे हम बेस बोलते हैं VR²। फिर ये स्क्वायर जो है हमने उधर भेज दिया, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट बन गया, VL² प्लस VR² हो गया। अब आपने अगेन मेरा एक लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस, इन तीन चीजों में डिफरेंस बताया था। क्या बताया था, रेजिस्टेंस मतलब तीनों का काम क्या होता है, रुकावटें पैदा करना, लेकिन सिंबल तीनों के अलग अलग हैं। अगर आपको कहीं पर रजिस्टर लगा है और रजिस्टर की वजह से कोई रुकावटें आ रही, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर प्रतिरोध बोलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपके सर्किट में इंडक्टर या फिर प्रेरकत्व या संधारित्र मतलब कैपेसिटर लगा है, तो इनकी वजह से जो रुकावटें आ रही हैं उनको हम रिएक्टेंस बोलते हैं या फिर प्रतिघात बोलते हैं। और उसी तरह अगर कॉम्बिनेशन में चली L+C कॉम्बिनेशन में, या R+C या R+L कॉम्बिनेशन में अगर सर्किट बना हुआ है, तो इनके थ्रू जो भी रुकावटें आ रही होंगी, तो अब उनका नाम क्या दिया जाएगा, हम इम्पिडेंस, प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि VL क्या है, वोल्टेज किसका है, इंडक्टिव का। ये जो इंडक्टिव लोड है इसके अंदर कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही होंगी, उस रुकावटों को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, X से। और ये क्या है, L जो इंडक्टर है, तो इसलिए L हमने लगा दिया। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V=IR होता है, लेकिन हम यहाँ R लगाएंगे नहीं, क्योंकि R हमेशा रेजिस्टिव वाली चीजों में लगता है, तो हमने क्या लगाया, I×XL लिखा और स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। फिर आए रेजिस्टिव वाली चीज के पास, रेजिस्टिव में भी क्या है आपका VR² है, और ये क्या, एक रजिस्टर में हम रुकावटों को रेजिस्टेंस से दिखाते, तो IR² हो गया। ठीक है, अब हमने इसको जब ओपन करेंगे तो I² बाहर आ जाएगा और XL² प्लस R² हो जाएगा। फिर अगेन आपको ये मैथमेटिकली क्वेश्चन चल रही हैं, अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो आप इजीली ये सब चीजें कर लेंगे। ये I² क्या होगा, बाहर आ गया, ये आपका I बाहर आ गया, √XL² प्लस R² बचा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है आपकी वोल्टेज की इक्वेशन बनी। मतलब अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, बोला जाएगा कि एक रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट दिया गया और उसका वोल्टेज फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, V=I√XL² प्लस R²। ठीक है, और अगर हम इसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख दें तो V=IR होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, आप एक्सेल क्या दिखा रहा है, इंडक्टर को दिखा रहा है, आर क्या दिखा रहा है, रेजिस्टर को दिखा रहा है। और मैंने बताया था कि अगर कॉम्बिनेशन में चल रही हैं चीजें तो वो हमेशा इम्पिडेंस कहलाती है, उनकी रुकावटों का नाम क्या हो जाता है, इम्पिडेंस या फिर प्रतिबाधा। तो हमने उसे Z से रिप्रेजेंट कर दिया, इम्पिडेंस को हमेशा Z से दिखाते, तो V=IZ हो गया। और Z क्या है, इम्पिडेंस, जिसे हम प्रतिबाधा बोलते हैं। इसके थ्रू आप वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं, करंट भी फाइंड कर सकते हैं और इम्पिडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब आगे आते हैं इम्पिडेंस। मान लीजिए वो न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है डायरेक्ट कि RL सर्किट दे दिया, आपको इम्पिडेंस देंगे फाइंड करने के लिए। तो इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, Z=√XL² प्लस R²। ठीक है,
और ये जो कि ये एक रुकावटें पैदा कर रही है, जो कि रुकावटों की यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। चाहे रेजिस्टर हो, रिएक्टेंस हो या फिर इम्पिडेंस हो, सबकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। फिर पूछा जाता है फेज एंगल, जिसे हम फेज कोण बोलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि फेज एंगल बताइए आरएल सर्किट का या फिर प्रेरकत्व और प्रतिरोध का फेज कोण बताइए। तो फेज कोण के लिए आपका फेजर डायग्राम मैंने ये पहले आपको बताया ही था, ठीक है, ये आपको पहले बता चुकी हूँ अभी इससे इसी पहले वाले पेज में। अब ये देखिए, ये जो VL है किसका वोल्टेज है, इंडक्टर का। तो हमने यहाँ पर वही चीज बना दी, लेकिन यहाँ पे हमने वोल्टेज या यहाँ पे हमने उसकी रुकावट दिखा दी, XL मतलब इंडक्टर में होने वाली रुकावट है। उसी तरह नीचे देखिए VR है, VR किसका वोल्टेज है, रजिस्टर का। तो हमने यहाँ पर रजिस्टर में जो रुकावटें आ रही हैं वो रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा दिया, ठीक है। और ये जो V है, ये V क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो था। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला हमने बताया था कि अगर कोई कॉम्बिनेशन में आपकी रुकावटें आएंगी तो उसे हमेशा हम प्रतिबाधा या इम्पिडेंस बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है Z। तो हमने यहाँ Z दिखा दिया और ये फाई एज इट इज बना दिया, आई एज इट इज बना दिया। तो आपका अगेन एक ट्राइंगल आपका बन के तैयार हो गया। अब इसकी हेल्प से हम tan फाई निकाल लेंगे। आपको tan का फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबवत अपॉन बेस, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ लगाई, लंबवत क्या है, ये आपका ये चीज है, तो XL हो गया। बेस क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो आपका tan फाई जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, फेज एंगल दिखाता है। फिर आते हैं पावर फैक्टर पूछा जाता है। पावर फैक्टर को हम शक्ति गुणांक बोलते हैं, और जिसका जो कि फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई। हमेशा पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई। तो cos फाई इक्वल टू, अगेन ये आप डायग्राम देखिए, cos का फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकली cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो फॉर्मूला होता है कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस में क्या है आपका आर है तो आर लिख दिया, हाइपोटेन्यूज में क्या है जेड है तो जेड लिख दिया। तो आपका पावर फैक्टर का भी फॉर्मूला निकल के आ गया है। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी समझाई हुई वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।